Hello everyone. Now let's start our next chapter, that is fifth chapter, surface chemistry. Before start the chapter हम बात करते हैं मोटिवेशन की। देखो, स्टडी स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो, मोटिवेशनल पेंगुइन है जो बता रही है कीप स्माइलिंग, यस यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट गिव अप योर ड्रीम्स, फाइट, कीप वर्क हार्ड। ठीक है, मीन्स बहुत बार ऐसा होता है जब भी हम कुछ पढ़ने जाते हैं तो या तो हम बोरिंग फील करते हैं या फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि हम कुछ भी नया सीखने जाते हैं तो हमें कई बार कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए हम ऐसा डल फील करने लगते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहे। और ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं, हर उस पर्सन के साथ होती है जो कुछ नया सीखता है। तो इस मोटिवेशनल पेंगुइन को याद रखिएगा और हमेशा मोटिवेटेड रहिएगा। नाउ हम बात करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री जो है वो हमें पढ़नी क्यों है, क्या यूज़ है सरफेस केमिस्ट्री का हमारे लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले ये जो मेडिसिन्स, सिरप्स आप लेते हो वो किसके ऊपर बेस्ड है? सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। सेकंड, आपने देखा है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, मिस्ट होता है, ओस की जो बूंदें होती है वो लीव्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर हमें दिखाई देती है। कभी आपने सोचा है कि ये जो ड्रॉप्स होती है ये सर्कुलर ही क्यों होती है, राउंड ही क्यों होती है? तो कुछ स्टूडेंट्स जो फिज़िक्स पढ़ते हैं वो बोलेंगे कि हाँ, सरफेस टेंशन की वजह से होती है। बिल्कुल सही है, सरफेस टेंशन की वजह से ही होती है। लेकिन क्या होता है सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा, उस फिनोमिना को भी हम इस सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं आपके फूड आइटम्स, यस यम्मी फूड आइटम्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, ठीक है, आपके कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ये भी हमारे किसके ऊपर बेस्ड है? सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके सोप और डिटर्जेंट्स, ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर वर्क करते हैं? आपके सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर वर्क करते हैं। इसके अलावा देखिए, ये है हमारे पास इंजन ऑयल। इंजन ऑयल क्या करता है? दो जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। तो इसका मतलब आपका जो इंजन ऑयल है ये भी किसके ऊपर वर्क करता है? सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर वर्क करता है। इसके अलावा ये आपकी शुगर की रिफाइनिंग है। जो आपकी रिफाइंड शुगर होती है वाइट कलर की होती है और जो स्टार्टिंग में हमें शुगर मिलती है वो ब्राउन कलर की होती है। तो ये शुगर की जो रिफाइनिंग है, ये हम डीकलराइजेशन ऑफ शुगर देख रहे हैं। तो ये जो शुगर की रिफाइनिंग है ये भी किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। यहाँ लिखा है यस और नो, मीन्स हमें ब्राउन शुगर को यूज़ में लेना चाहिए। वाइट शुगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो हमें वाइट शुगर जो है उसको काम में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हम इनको पढ़ेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिलिका जेल और चारकोल्स। ये भी हमारे सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर ही वर्क करते हैं। इनके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो सरफेस केमिस्ट्री है वो सिर्फ बुक तक ही नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ के अंदर भी बहुत यूज़ है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सरफेस केमिस्ट्री को स्टडी करें कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या, किस चीज़ के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, हम बात करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। तो देखो, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो सरफेस या इंटरफेस पे होने वाले फिनोमिनास के साथ डील करती है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो सरफेस पे या फिर इंटरफेस पे होने वाले जो फिनोमिना है उनके साथ डील करती है,
उसे ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। अब एक चीज़ देखना, सॉलिड जो होता है उसकी सरफेस होती है, लिक्विड जो होता है उसकी भी सरफेस होती है, लेकिन जो गैस होता है उसकी कोई सरफेस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं है, वो फ्रीली इधर उधर मूव करते रहते हैं। और अगर हम गैसेस को फ्री छोड़ दें तो वो क्या हो जाती है, इजीली इंटरमिक्स हो जाती है। यानी गैसेस की जो हाई मिसिबिलिटी होती है उसकी वजह से गैसेस जो होती है उनकी कोई सरफेस नहीं होती है, लेकिन सॉलिड जो है उसके लिए हमें पता है कि ये उसकी सरफेस होगी। ठीक है, ये उसकी सरफेस है, ये उसकी सरफेस है, ये उसकी सरफेस है। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर मैं किसी लिक्विड की बात करूँ तो ये लिक्विड जो है इसको हमने, जैसे पानी को हमने ग्लास में ले लिया तो ये ऊपर वाली सबसे टॉप वाली उसकी क्या हो गई, सरफेस हो गई। जैसे मैं दो सॉलिड है उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूँ तो उनके बीच में जो कनेक्शन वाली प्लेस है, यानी दो सरफेस जो है वो एक दूसरे के जहाँ क्लोज में आ रही है, कांटेक्ट में आ रही है, वो क्या है, उनकी सरफेस है। ऐसे ही सेम मैं बोलूँ कि हमने क्या ले रखा है, ऑयल ले लिया, जैसे ये कंटेनर में ऑयल है हमारे पास और इसके अंदर हमने वाटर मिक्स कर दिया, तो वाटर और ऑयल, ये वाटर और ये ऑयल जो है जहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वो क्या है, सरफेस है। ठीक है, लेकिन गैसेस के अंदर हम क्या देखते हैं, पार्टिकल्स जो है यूँ ऐसे मूव करते रहते हैं रैंडमली, और दूसरे गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर यूँ मिक्स हो जाएंगे, तो इनकी कोई सरफेस नहीं होती है। तो आप क्या बोल सकते हो, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम किसके सरफेस की, सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर या इंटरफेस पर होने वाले फिनोमिना की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। सरफेस केमिस्ट्री जो होती है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं सरफेस की या इंटरफेस की। तो ये इंटरफेस या सरफेस एक्चुअल में है क्या, जैसे मैंने अभी बताया कि ये सॉलिड और इसके ऊपर दूसरा सॉलिड, ये जो कांटेक्ट में आ रहे हैं ये सरफेस है, ये आपका ऑयल और ये वाटर। ठीक है, तो ये ऑयल और वाटर जहाँ कांटेक्ट में आ रहे हैं ये क्या है, सरफेस है। मतलब दो फेजेस को डिवाइड करने वाली, सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स और फेज में डिफरेंस होता है। स्टेट तो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये सारी की सारी आपकी स्टेट्स है। बट फेज़ वो होती है, जैसे ऑयल और लिक्विड, ये हमें दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों की स्टेट तो लिक्विड है, लेकिन दोनों के बीच में दोनों लिक्विड के बीच में एक सेपरेशन बाउंड्री है। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, फेज़ है। जैसे ये दो सॉलिड है, इनके बीच में ये सेपरेशन बाउंड्री है, तो ये क्या है, इनकी फेज़ है। और इस सेपरेशन बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस या इंटरफेस बोलते हैं। देखो, अगर हमें कहीं पे सरफेस या इंटरफेस को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, हाइफन का साइन लगा के या स्लैश का साइन लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सॉलिड और ये लिक्विड, ऐसे हाइफन लगा देंगे। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, ये सॉलिड और ये लिक्विड, ठीक है, इस तरीके से स्लैश भी लगा सकते हैं। तो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस हमें रिप्रेजेंट करना है या कोई भी सरफेस को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम हाइफन या स्लैश को यूज़ में लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जैसे कोरोजन हो गया, जो हमने लास्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया है, फिर इलेक्ट्रोड प्रोसेस हो गए, हिट्रोजीनियस कैटालिसिस हो गया, ये सारे के सारे जो फिनोमिना है ये इंटरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस फिनोमिना है। अब देखो, हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बल्क के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास कोई जो है ये वाटर है, ठीक है, कोई कंटेनर है, उसके अंदर आपके पास ये पानी है, ठीक है, तो
अब क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे क्या है, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ऐसे ही नीचे की तरफ भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो जो सबसे अपर वाली लेयर पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको तो हम बोलते हैं सरफेस पार्टिकल्स, और जो नीचे प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं बल्क पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे जो इस अपर लेयर यानी सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी सरफेस पे जो फिनोमिना हो रहे हैं उनको स्टडी करेंगे। अब ये जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं और ये जो बल्क के पार्टिकल्स होते हैं, ये दोनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं। सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं और बल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं, दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आप इस डायग्राम से समझना। आपको पता है कि सरफेस पर कोई पार्टिकल है, ये हमारा कंटेनर है एक, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमने मान लो कोई भी लिक्विड लिया हुआ है, ये हमारा कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है, वाटर है या कोई और लिक्विड है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इनके अंदर हमने बोला कि सरफेस पे ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है हमारे पास, ये रहे, ठीक है, ये लो, ये सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और ये हमारे पास बल्क में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये बल्क में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन पे अट्रैक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, डाउन साइड लगेगा ना, क्योंकि बल्क इस लेयर के ऊपर तो कोई पार्टिकल्स है ही नहीं। तो अगर मैं बोलूँ जैसे ये हमारी सरफेस लेयर है, ठीक है, और मैंने ये बोल दिया कि इस सरफेस के जो पार्टिकल्स है उस पे ये जो लास्ट वाला पार्टिकल है इसको इधर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ऐसे ही नीचे कुछ पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, ये वाला पार्टिकल इधर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ऐसे ही इस पार्टिकल के ऊपर इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, ये तो हमने बात की सरफेस के पार्टिकल्स की। लेकिन जो बल्क में पार्टिकल्स है, जैसे ये वाले पार्टिकल्स हैं हमारे पास जो बल्क के अंदर प्रेजेंट है, इनके ऊपर क्या होगा, इधर भी अट्रैक्शन लगेगा, ऊपर भी अट्रैक्शन लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी अट्रैक्शन, इधर भी अट्रैक्शन, हर तरफ जो है वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और सारा जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, सिमेट्रिकल अट्रैक्शन फोर्स है। मैं बात कर रही हूँ बल्क के पार्टिकल्स की, क्योंकि इधर जो पार्टिकल है वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, यानी रिजल्टेंट जो फोर्स हो गया वो सिमेट्रिक हो गया ना, ज़ीरो हो गया। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। इस बल्क के पार्टिकल के ऊपर सिमेट्रिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर एसिमेट्रिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो इन पार्टिकल्स के ऊपर क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि ऊपर तो कोई लेयर है ही नहीं जो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सके। तो रिजल्टेंट जो फोर्स लगता है वो कहाँ लगता है, इनवर्ड लगता है, डाउन साइड लगता है, नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, एसिमेट्रिक फोर्स होता है। और इस एसिमेट्रिक फोर्स की वजह से ही जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो ये जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग तरीके से बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एसिमेट्रिक फोर्स लगता है और रिजल्टेंट जो होता है वो इनवर्ड होता है, डाउन साइड होता है। और इस एसिमेट्रिक फोर्स की वजह से इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत हाई होती है। तो ये क्या करना चाहेंगे, अपनी एनर्जी को रिड्यूस करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे और स्टेबल होना चाहेंगे। तो इस एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए ही ये कौन सी जो शेप है गेन कर लेते हैं, ये स्फेरिकल शेप को गेन कर लेते हैं, क्योंकि इस स्फेरिकल शेप के अंदर ही, मतलब ये स्फेरिकल ही ऐसी शेप है जो जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने बात की कि ड्रॉप्स जो होते हैं वो सर्कुलर क्यों होती है, तो इस सरफेस टेंशन की वजह से ही। मैं अगर इस डायग्राम को, ये वाले डायग्राम को ऐसे शो करूँ, देखना, मैंने बोला कि ये आउटर लास्ट वाला पार्टिकल है और ये इधर भी लास्ट वाला पार्टिकल है।
इस पे अट्रैक्शन फोर्स इधर भी लग रहा था, इधर भी लग रहा था, तो रिजल्टेंट अट्रैक्शन इधर लगेगा। ऐसे ही इस पे रिजल्टेंट अट्रैक्शन इधर लगेगा। अब मैं इसको इधर से खींचूँ और इसको इधर से खींचूँ, और मान लो मैंने बीच में एक जो है पुली बना के इनको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? टेंशन जनरेट होगा ना, क्योंकि मैं इसको इधर से स्ट्रेच कर रही हूँ और इधर से स्ट्रेच कर रही हूँ, तो ये स्ट्रेचिंग फील करेगा, मतलब यहाँ पे क्या जनरेट होगा? टेंशन जनरेट होगा। ठीक है, और ये जो सरफेस टेंशन होता है, इसी की वजह से ये पार्टिकल्स जो है वो कैसी शेप को गेन कर लेते हैं? अपनी स्फेरिकल शेप को गेन कर लेते हैं, ताकि ये क्या कर सके? अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर सके। क्योंकि एनर्जी रिड्यूस कब होगी? जब ये पार्टिकल्स जो है कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, उनके ऊपर क्या होगा? उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यही होगा ना कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स हमारे पास इस लेयर में प्रेजेंट होंगे, जैसे ये लेयर है, इस लेयर में जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उन पे उतना ही एसिमेट्रिक फोर्स लगेगा, और जितना एसिमेट्रिक फोर्स लगेगा उनकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये क्या करना चाहते हैं? अपनी इस एरिया को रिड्यूस करना चाहते हैं, ताकि इसकी वजह से इनके ऊपर एसिमेट्रिक जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जाए, और जैसे ही वो फोर्स कम हो जाएगा तो इनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, और इसकी वजह से ये क्या गेन कर लेते हैं? स्फेरिकल शेप को गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन था, सरफेस टेंशन था। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ओवरऑल जो सरफेस टेंशन होता है वो किसकी वजह से जनरेट होता है? एसिमेट्रिक फोर्स की वजह से एनर्जी हाई हो जाती है, और टोटल जो फोर्स है सरफेस के पार्टिकल्स पे वो इनवर्ड लगता है। ठीक है, इसकी वजह से इस एसिमेट्रिक फोर्स को या एनर्जी को कम करने के लिए ये जो पार्टिकल्स है सरफेस वाले, वो कैसी शेप को गेन कर लेते हैं? हमारे पास स्फेरिकल जो शेप है उसको गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ एड्जॉर्प्शन। अब हम बोल रहे हैं एड्जॉर्प्शन। ये हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, और यहाँ से अब हम मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एड्जॉर्प्शन। देखो, आपको क्या लगता है जो सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, क्या उनके ऊपर कोई और पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है? ऐसा नहीं है। सरफेस के पार्टिकल्स की अभी हमने पढ़ी एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। तो ये भी क्या चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी क्या आ जाए? कुछ और पार्टिकल्स आ जाए, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी भी क्या हो जाए? कम हो जाए। क्योंकि नीचे तो पार्टिकल्स है, लेकिन ऊपर अगर इनके ऊपर कोई और पार्टिकल्स आ जाएंगे तो अब इन पे भी सिमेट्रिक अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा, तो इनकी एनर्जी क्या होगी? जो है जितनी ज़्यादा थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपको पता है जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जैसे कोई भी लिक्विड हो गया, या इस लिक्विड में जो गैस के ये सरफेस हो गई लिक्विड की, तो कोई गैस के पार्टिकल्स जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैं बोलूँ ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये क्या करते हैं? ये जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा? अब नीचे पार्टिकल्स है तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्या लग रहा है? अट्रैक्शन लग रहा है। ऊपर जो है पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आकर बैठ गए, तो अब इनके ऊपर भी कुछ फोर्स लगेगा, नीचे भी पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो एसिमेट्रिक फोर्स लग रहा था वो थोड़ा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इनकी जो एनर्जी है वो भी पहले से थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये थोड़ी स्टेबिलिटी को फील करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन सरफेस के ऊपर भी क्या होता है? आसपास के सराउंडिंग के पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स ऊपर आकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी थोड़ी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। कि सरफेस के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर
मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ जो है वो आकर बैठ जाती है, यानी सरफेस जो है वो अपने ऊपर मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ को रिटेन कर लेती है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पे बल्क में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सरफेस पे ही हो रहा है। तो सरफेस पे हो रहा है तो एड्जॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो कब होता, जब ये पार्टिकल्स बल्क में चले जाते, नीचे चले जाते, तो उसे तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंड इसे बोलते हैं जो सरफेस पे हो रहा है एडजॉर्प्शन। अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास, मैंने अभी बताया था वो सिलिका जेल और चारकोल। ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है हमारे पास जो क्या शो करते हैं, एड्जॉर्प्शन शो करते हैं। सिलिका जेल आपने देखा है, आप कुछ लेदर आइटम्स खरीदते हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हो तो उनके पास उनके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में शो किया था। छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं जो किसके होते हैं, सिलिका जेल के होते हैं। ये सिलिका जेल क्या करता है, एड्जॉर्प्शन शो करता है। ये सिलिका जेल जो होता है इनकी सरफेस के ऊपर ये अपने वाटर, ये जो आसपास में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर वेपर है, उसको मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपके लेदर आइटम्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए वो ख़राब नहीं होते हैं। ऐसे ही चारकोल जो होता है वो क्या करता है, जो पॉइजनस केसेस होती है उनको एड्जॉर्ब करता है। जैसे हम किसी जगह जाते हैं तो कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर गैस मास्क जो है वो वियर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉइजनस केसेस प्रेजेंट होती है। तो उन गैस मास्क के अंदर चारकोल को यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि चारकोल क्या करता है, उन पॉइजनस केसेस को एड्जॉर्ब करता है, यानी अपनी सरफेस के ऊपर ले लेता है, ठीक है। तो ये आपका चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, ये एड्जॉर्प्शन शो करते हैं। एड्जॉर्प्शन के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं चारकोल और सिलिका जेल। इसके अलावा मैं आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। कई बार क्या होता है, हम घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम मॉर्निंग में घूमने के लिए निकले और जब हम इवनिंग में वापस आते हैं तो हम अपने फेस के ऊपर कोई टिश्यू से या किसी हैंड से या नैपकिन से रब करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमारे जो नैपकिन है, टिश्यू है, उसके ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये भी हमारा किसका प्रोसेस है, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, क्योंकि वो जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको माउथ के अंदर टेस्ट आता है कि हाँ डस्ट के पार्टिकल्स हमारे मुंह के अंदर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब हमारे जो डस्ट, जो भी सराउंडिंग की डस्ट है या और पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो हमारी स्किन के ऊपर लगते हैं, वो अंदर नहीं जाते हैं। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है, जिस पे जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पर आकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा सरफेस केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन और एड्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये सरफेस के हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स है, ये हमारे बल्क के पार्टिकल्स हो गए। देखो एक चीज़ और देखना, ये ज़रूरी नहीं है कि सरफेस पे पार्टिकल्स की एक ही लेयर हो, कई सारी लेयर मिलकर भी क्या बना सकती है, सरफेस बना सकती है। क्योंकि सरफेस जो है वो हमेशा स्मूथ ही तो नहीं होती ना, रफ़ भी होती है सरफेस। और जब रफ़ सरफेस होगी तो यहाँ ऐसे पार्टिकल्स होंगे, फिर ऐसे होंगे, फिर ऐसे होंगे, फिर ऐसे होंगे। तो ये कंपलसरी नहीं है कि हमारे पास एक ही जो लेयर होगी वो हमेशा सरफेस लेयर होगी, एक मॉलिक्यूल की लेयर ही सरफेस लेयर हो ज़रूरी नहीं है। सरफेस जो है वो रफ़ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर देखो हमारे जो कई सारे पार्टिकल्स की लेयर है, 1 2 3 लेयर, वो मिलकर भी क्या बनाती है, सरफेस बनाती है। अब मैं आपको बता रही थी कि हम कुछ टर्मिनोलॉजी को स्टडी कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये हमारे पास सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है।
ये कुछ हम मान लेते हैं, चलो बल्क के पार्टिकल्स हैं, ये और हमारे पास पार्टिकल्स है, ये हमारे, ये ऊपर वाली मैंने बोल दिया सरफेस के पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो इन सरफेस के पार्टिकल्स के ऊपर हमने क्या देखा, हमारे पास कोई दूसरे पार्टिकल्स आकर क्या हो रहे हैं, एड्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स, जो नीचे वाली जो लेयर है, जैसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसके अंदर हम किसको मिक्स करते हैं, सॉल्यूट को, तो जिस सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आकर एड्जॉर्ब होते हैं उस सरफेस को तो हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। और जो पार्टिकल्स की लेयर आके एड्जॉर्ब हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। दोनों में डिफरेंस है, एडजॉर्बेट, ठीक है, और एडजॉर्बेंट, जस्ट लाइक सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो जो पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होते हैं वो तो एडजॉर्बेट होते हैं, और जो पार्टिकल्स हमारे पास, मतलब जिन पार्टिकल्स की लेयर या जिस सरफेस पर आकर पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होते हैं उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास आती है एड्जॉर्बेट और एक आता है एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्बेंट तो वो सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस हो गया जिसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है, और हमारा एड्जॉर्बेट वो सब्सटेंस हो गया जो किसी सरफेस पर जाकर एड्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉर्प्शन। एक टर्म आती है हमारे पास, सॉर्प्शन क्या होता है। देखो कुछ प्रोसेस जो है वो ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एड्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। तो एक टर्म बोलते हैं, मैंने आपको एड्जॉर्प्शन बता दिया, एब्जॉर्प्शन बता दिया। एड्जॉर्प्शन जो है वो तो क्या होगा, सरफेस के ऊपर, और एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, बल्क के अंदर। तो कुछ प्रोसेस जो है वो ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एड्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। अब देखो सॉर्प्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मैंने ये चॉक लिया, इसको मैंने डिप कर दिया ब्लू कलर की इंक के अंदर, ठीक है, मैंने इसको डिप कर दिया ब्लू कलर की इंक में। तो जहाँ तक डिप किया है वहाँ तक ये चॉक कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस चॉक, जो हमारी चॉक है, इसको जहाँ पे ये जो ब्लू कलर है यहाँ से इसको ब्रेक कर देती हूँ, तोड़ देती हूँ, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि क्या ये जो ब्लू कलर है वो चॉक के अंदर भी हमें दिखाई देता है, क्या चॉक हमारी अंदर से वेट होती है, यस। जो चॉक है जो ब्लू कलर की जहाँ तक हुई है, मैं जब उसको ब्रेक करती हूँ तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो चॉक है वो अंदर से वेट तो है, लेकिन जो ब्लू कलर के डाइस के पार्टिकल्स हैं वो अंदर नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर की जो डाई है वो हमें सरफेस के ऊपर दिखाई देती है, लेकिन जो पानी है, वाटर है, वो कहाँ चला गया, अंदर तक चला गया। वो यानी वाटर का तो एब्जॉर्प्शन हो गया, और डाइस के जो पार्टिकल्स जो सिर्फ सरफेस पर ही रह गए उनका क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। तो ये दोनों फिनोमिना हमें साथ देखने को मिल रहे हैं, डाइस के पार्टिकल का एडजॉर्प्शन जो सिर्फ चॉक के सरफेस पे है, और वाटर जो है उसका एब्जॉर्प्शन जो अंदर तक चला गया, जिसकी वजह से चॉक जो है वो अंदर तक वेट हो गई। तो दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं, एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट जो टर्म है वो लेते हैं एक्टिव सेंटर। इससे पहले मैंने आपको इंटरफेस बता दिया है। इंटरफेस क्या होगा, एड्जॉर्बेंट की वो सरफेस जहाँ पे एड्जॉर्बेट एक्युमुलेट हो जाते हैं, आते हैं, उसे हम इंटरफेस बोलते हैं। अब हमारे पास आता है एक्टिव सेंटर। तो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे वो प्लेस जहाँ पर फ्री वैलेंसीज जो है वो मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं,
एक्टिव सेंटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री वैलेंसीज ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्टिव सेंटर। एक हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन देखो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, जहाँ पे डी आता है इसका मतलब क्या हुआ, डी ई, उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पहले कोई चीज़ प्रेजेंट थी, अब हम वहाँ से किसी को हटा रहे हैं। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एड्सॉर्बेंट की सरफेस से एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल्स जो है या एड्सॉर्बेट जो है उनको हटा देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन बोलते हैं। एड्सॉर्बेंट की सरफेस से एड्सॉर्बेट को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे ही डिसॉर्प्शन बोलते हैं। और ये इजीली देखा जा सकता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते तो डिसॉर्प्शन जो है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद देखो हमारे पास जो प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन का वो दो टाइप का होता है। उससे पहले एक बार रिकॉल कर देती हूँ जो भी टर्म्स हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस पे पार्टिकल्स का आकर एक्युमुलेट होना। जो एक्युमुलेट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट बोलते हैं। जिस पे एक्युमुलेट होते हैं उन्हें हम एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। और एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे जहाँ एक्युमुलेट होते हैं इंटरफेस बोलते हैं। जहाँ पे फ्री वैलेंसीज ज़्यादा होती है उस सरफेस को हम एक्टिव सेंटर बोलते हैं। डिसॉर्प्शन के अंदर हम एड्सॉर्बेंट की सरफेस से एड्सॉर्बेट को हटा देते हैं। फिर सॉर्प्शन जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ देखने को मिलता है। फिर हमारे पास आता है कि जो एड्सॉर्प्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होता है और एक हमारे पास नेगेटिव एड्सॉर्प्शन होता है। तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होगा, जो एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन है वो अगर सरफेस पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे ज़्यादा है और बल्क के अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, तो बल्क के कंपैरिजन में अगर सरफेस पर एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसे हम पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। और जब एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन सरफेस पे कम होती है बल्क के कंपैरिजन में, यानी बल्क पे तो कम है, बल्क में तो ज़्यादा है और यहाँ सरफेस के ऊपर कम है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है KCl का, ठीक है, इसको हमने शेक किया, मिक्स किया चारकोल के साथ, तो ये क्या शो करता है, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन शो करता है। लेकिन हमने इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को जब हम शेक करते हैं KCl के साथ, KCl के डाइल्यूट सॉल्यूशन को, ये हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया KCl का और चारकोल के साथ शेक किया, तो ये नेगेटिव एड्सॉर्प्शन शो करेगा। और अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं KCl का चारकोल के साथ, तो ये क्या शो करता है, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन शो करता है, ठीक है। फिर एक टर्म आती है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन और मोलर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मोलर मतलब हम बात करेंगे 1 मोल सब्सटेंस की। तो जो हीट इवॉल्व होती है जब हम 1 मोल गैस को एड्सॉर्ब करते हैं एड्सॉर्बेंट पे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन ऑफ एंथैल्पी या एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन या मोलर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कुछ भी बोल सकते हो। मोलर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो कोई भी 1 मोल गैस जो किसकी सरफेस पर, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर आकर एक्युमुलेट होती है, तो जो हीट इवॉल्व होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मोलर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन के अलग अलग प्रोसेसेस की। जैसे चारकोल पाउडर है, उसको हमने एक क्लोज वेसल के अंदर ऐड किया, जिसके अंदर क्या है, कई सारी गैसेस है, O2, N2, Cl2, इस तरीके की कई सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जो गैस का प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गैस जो है उनको कौन एड्सॉर्ब कर लेगा, चारकोल पाउडर एड्सॉर्ब कर लेगा। ऐसे ही रो शुगर के सॉल्यूशन को जब हम पास करवाते हैं एनिमल चारकोल की लेयर से,
तो ये इसको क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। अभी मैंने आपको बताया भी था, डायग्राम भी दिखाया था कि डीकलराइजेशन ऑफ शुगर जो होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, एड्जॉर्प्शन का। तो एनिमल चारकोल से पास करवाने पर शुगर जो है वो डीकलराइज हो जाती है, क्योंकि एनिमल चारकोल कलर को क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिलिका जेल है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आपकी जो ऑर्गेनिक डाइज होती है जैसे मिथाइलिन ब्लू हो गया, ये क्या हो सकती है, कलरलेस हो सकती है, किसकी वजह से, वही एनिमल चारकोल से पास करवाने की वजह से। ठीक है, एक देखो कि कई बार क्या होता है, जो चारकोल है उसके ऊपर हम क्या करें, हाइड्रोजन गैस पास करवाएं, तो पहले तो वो क्या होती है, एड्जॉर्ब होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होने लगती है, बल्क में जाने लगती है, यानी एब्जॉर्प्शन शो करने लगती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ हमारे पास, सॉर्प्शन का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो बल्क में, कैल्शियम क्लोराइड हमने ले रखा है, ड्राई कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है, एड्जॉर्प्शन दिखाई देता है। कैसे, जो ड्राई कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर ये बोल सकते हैं कि सिलिका जेल जो है उसकी सरफेस पे हमें क्या दिखाई देता है, एक तो सिलिका जेल है, उसकी सरफेस पे हमने क्या देखा कि वाटर वेपर जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है हाई हो जाती है, तो वो हमारा एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। और कैल्शियम क्लोराइड की हम बात करें, एक अच्छा सा डायग्राम बना के मैं आपको बताती हूँ। ये डायग्राम है हमारे पास, इसके अंदर तो ये हमारा क्या है, सिलिका जेल है, और ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ड्राई कैल्शियम क्लोराइड, और ये सिलिका जेल है। तो इसमें तो क्या हो रहा है, वाटर वेपर जो है वो सिर्फ सरफेस पे है, तो ये एड्जॉर्प्शन शो कर रहा है। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड के अंदर बल्क तक चले गए वाटर के पार्टिकल्स, तो ये क्या शो करेगा, एब्जॉर्प्शन शो करेगा, और ये क्या शो कर रहा है, एड्जॉर्प्शन शो कर रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि डाइज जो होते हैं वो पहले तो फाइबर की सरफेस पर एड्जॉर्ब होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करें कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है, तो वो देखो, एड्जॉर्प्शन तो कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, यानी पार्टिकल्स कहाँ एक्युमुलेट होते हैं, सरफेस पे। एब्जॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है, मतलब पार्टिकल्स जो है वो कहाँ चले जाते हैं, थ्रू आउट बल्क के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ये जो फिनोमिना होता है एड्जॉर्प्शन का, इसके अंदर जो एड्जॉर्बेंट होता है उसकी सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली सरफेस फिनोमिना है तो सरफेस पर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, और इसके अंदर क्या होता है, बल्क के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, या ये बोल सकते हो कि पार्टिकल्स जो है थ्रू आउट वेसल के अंदर जाते हैं, तो इस वेसल के अंदर थ्रू आउट जो वेसल है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है या कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या देखते हो कि जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ है वो कहाँ पर एक्युमुलेट हो रही है, सरफेस पर एक्युमुलेट हो रही है, और इस प्रोसेस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यानी ये सरफेस फिनोमिना हो गया, ये बल्क फिनोमिना हो गया। सरफेस पर पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा होता है और यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज़ और देखना कि ये जो प्रोसेस होता है एड्जॉर्प्शन का, ये क्या होता रहता है, इसकी जो रेट होती है वो क्या होती है, स्टार्टिंग में तो हाई होती है। सरफेस फिनोमिना यानी जो एड्जॉर्प्शन होता है उसकी जो रेट होती है वो बिगनिंग में तो क्या होती है, हाई होती है, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है कि रेट जो है वो थ्रू आउट क्या रहती है, एब्जॉर्प्शन में सेम रहती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे पास, और एग्जांपल्स आपको मैंने बहुत सारे बताई दिए। एब्जॉर्प्शन H2 जो है वो चारकोल की डाई पे पहले तो एड्जॉर्ब होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और अभी कैल्शियम क्लोराइड वाला बताया, वो क्या होता है, उसके अंदर वाटर वेपर एब्जॉर्ब होती है, और सिलिका के अंदर क्या होती है, एड्जॉर्ब होती है। अब हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, दैट इज़ थर्मोडाइनमिक
फिजिबिलिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखो थर्मोडाइनेमिक फिजिबिलिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब इनके ऊपर दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो आकर एक्युमुलेट हो जाते हैं तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कुछ कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी ना, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होगी तभी तो इनकी एनर्जी कुछ डिक्रीज़ हुई। इसका मतलब जो एनर्जी रिलीज़ है उसको हम ये बोल सकते हैं ना कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो आप ये भी बोल सकते हो कि एड्जॉर्प्शन जो है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर हीट निकलती है। फिर दूसरी चीज़ देखो कि ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर पार्टिकल्स आकर एक्युमुलेट हो रहे हैं। पहले तो पार्टिकल्स क्या थे, ऐसे इधर उधर बिखरे हुए थे, अब यहाँ पर आकर एक्युमुलेट हो गए, मतलब ये एक तरीके से अरेंजमेंट में आ गए। तो हमने एक टर्म पढ़ी है 11th क्लास में, डेल्टा एस, जिसे हम एंट्रोपी बोलते हैं, और सबको पता है एंट्रोपी इज़ द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। तो यहाँ पे पहले रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स थे, अब ये पार्टिकल्स आकर अरेंज हो गए। इसका मतलब जो डेल्टा एस की वैल्यू आ रही है वो भी हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि एंट्रोपी में चेंज जो है वो डिक्रीज़ हुआ है ना, रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज़ हुई है। तो एड्जॉर्प्शन की वजह से जो एंथैल्पी में चेंज आता है वो भी नेगेटिव होता है, मतलब हीट जो है वो रिलीज़ होती है, और जो आपकी एंट्रोपी में चेंज आता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हमारा डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस जो है वो भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये यहाँ पे नेगेटिव। तो जब डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर होगी टी डेल्टा एस से, तो हमारे डेल्टा जी जो है वो किसके अंदर आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा ना। डेल्टा एच जो है वो ज़्यादा हो जाए क्योंकि ये नेगेटिव में है, और ये टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव होने की वजह से तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ये जो डेल्टा जी है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें पता है अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से ये जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएंगे। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है यानी डेल्टा एच की वैल्यू हाई होती है टी डेल्टा एस से, तो ये जो प्रोसेस है वो हमारा कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। और अगर एक टाइम जो है वो ऐसा आता है जिसमें डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा जी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और डेल्टा जी ज़ीरो कब होता है, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। तो इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, बेसिक कंसेप्ट था एड्जॉर्प्शन का, सरफेस केमिस्ट्री का। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। थैंक यू।